Hello everyone. In this part, we do the summary of my last touches. In the part one, we did the background of last touches and we studied what is dramatic monologue. In the second part, we did the historical background of my last touches. Part three, we read the thorough study of word-to-word study of textual study of my last touches. In this part, we do the summary of my last touches. So my last touches in the poem My Last Touches, the speaker is the Duke of Ferrara. He directs the attention of a guest. वो अटेंशन ऑफ अ गेस्ट को ड्रॉ करता है टू द पेंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ, मतलब ड्यूचेस ऑफ फरारा विच हैंग्स ऑन द वॉल. और द ड्यूचेस इज़ नाउ नो मोर. और अभी जो ये जो गेस्ट हैं वो नेक्स्ट उसकी जो प्रॉस्पेक्टेड वाइफ है उसका रिश्ता लेकर के आए हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली निकोलस मेड्रियोस हैं. द ड्यूक प्रेजेस द पेंटिंग फॉर लुकिंग सो लाइफ लाइक. ड्यूक प्रेज करते हैं कि पेंटिंग जो है बहुत लाइफ लाइक दिख रही है. एंड देन रिमार्क्स ऑन हाउ हार्ड द पेंटर फ्रा पेंडलॉफ वर्कड हार्ड ऑन इट. और उसके बाद रिमार्क करते हैं कि कैसे फ्रा पेंडलॉफ ने बहुत हार्ड इस पे वर्क किया. द ड्यूक आज द गेस्ट टू सिट एंड लुक एट द वर्क. और उसको फिर बोलते हैं कि बैठिए पेंटिंग देखिए. द ड्यूक देन एक्सप्लेन्स दैट ही डेलिबरेटली मेंशन द नेम ऑफ द पेंटर. और उसके बाद ड्यूक एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझकर पेंटर का नाम बोला है बिकॉज स्ट्रेंजर्स लाइक इमिशरी ऑलवेज लुक एट ड्यूचेस पेंटेड फेस विद डीप पैशनेट एंड अर्नेस्ट ग्लांस. क्योंकि स्ट्रेंजर जो है इमिशरी जैसे स्ट्रेंजर जो हैं वो ड्यूचेस के पेंटेड फेस को देखते हैं, इसके डीप पैशनेट अर्नेस्ट ग्लांस को देखते हैं. एंड टर्न टू द ड्यूक. और ड्यूक की तरफ टर्न हो जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि कैसे ये पेंटिंग जो है वो बनी. एंड टर्न टू द ड्यूक बिकॉज ओनली द ड्यूक सिंस ही ओनली पुल्स बैक द कर्टन, क्योंकि वही सिर्फ कर्टन को हटा सकते हैं, तो वो रिवील करते हैं पेंटिंग को. एंड एक्ट एज दो दे वुड आस्क इफ दे डेयर्ड. अगर उनको हिम्मत होती तो पूछते हैं कि हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दैट कम इन टू हर फेस. ऐसा एक्सप्रेशन कैसा है उनके फेस पर, ड्यूक के चेहरे पर पेंटिंग में. द ड्यूक reiterates that the guest isn't the first person to ask the question. The Duke continues by saying that it wasn't only his presence. और वो ड्यूक जो है कंटिन्यू करते हैं ये बताते हुए कि सिर्फ उसके प्रेजेंस ही नहीं था that brought that look into the painted eyes of the ड्यूचेस. कि पेंटेड आइज जो है ड्यूचेस की उसमें ये एक्सप्रेशन लाने के लिए सिर्फ उनके हस्बैंड की प्रेजेंस में ही ऐसा खुशी नहीं आती थी. Or the blush of the happiness into her painted cheek. He suggests that perhaps Fra Pandolf had happened to compliment her. हो सकता है फ्रा पेंडलॉफ ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया होगा ये कहते हुए that her shawl drops over her lady's wrist too much, or the paint could never recreate the faint half blush that fading on her throat. The Duke insists that the former duchess thought that polite comments like those were reason enough to blush. और ड्यूक वो कमेंट करते हैं कि उनकी फॉर्मर ड्यूचेस को लगता था कि ऐसे अगर कोई पोलाइट कमेंट कर रहा है तो वो रीज़न इनफ है कि ब्लस करे और इस बात के लिए अपनी फॉर्मर ड्यूचेस को क्रिटिसाइज करता है इन अ हॉल्टिंग वे फॉर बीइंग सो इजीली मेड हैप्पी और इम्प्रेस्ड. कि वो बहुत ईजिली उसको कोई इम्प्रेस कर सकता था और बहुत ईजिली वो खुश हो जाती थी. ही ऑल्सो क्लेम दैट शी लाइक्ड एवरीथिंग एंड एवरी वन शी शॉ. और वो क्लेम करता है कि वो सब कुछ पसंद करती थी और हर किसी को देखती थी. ऑल्दो हिज डिस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट शी वॉज ऑगलिंग एवरी वन हु क्रॉस्ड हर पाथ. और इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा सजेस्ट करता है कि शायद वो सबको घूर के देखती थी, विच इज़ नॉट द ट्रुथ. द ड्यूक ऑब्जेक्ट्स दैट टू हिज फॉर्मर ड्यूचेस एवरीथिंग वॉज सेम एंड मेड हर इक्वली हैप्पी. और वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि उसकी फॉर्मर ड्यूचेस के लिए सब बात सेम थी और उस हर बात से वो इक्वली खुश हो जाते थे. वेदर इट वॉज अ ब्रूच और अ प्रेजेंट फ्रॉम हिम और दैट शी वॉर ऑन हर चेस्ट. वो अपने चेस्ट पे उसका दिया हुआ कोई ब्रूच पहन रही हो, नेकलेस पहन रही हो. द सन सेटिंग इन द वेस्ट, द ब्रांच ऑफ द चेरीज या ब्रांच ऑफ चेरी है विच सम इंटरफेयरिंग पर्सन स्नैप्ड ऑफ अ ट्री इन द ऑर्चर्ड फॉर हर. और द वाइट म्यूल सी रॉड ऑन द अराउंड द टेरेस. सी क्लेम्स दैट शी वुड से सम काइंड वर्ड्स और गिव द सेम ब्लस इन रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ देम. वो बोलते हैं वो सबको कुछ ना कुछ काइंड वर्ड बोलती थी और कम से कम ब्लश तो करती ही थी. द ड्यूक ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स टू हर मैनर ऑफ थैंकिंग मैन ऑल्दो ही स्ट्रगल्स टू डिस्क्राइब हिज कंसर्न्स. और ड्यूक ये भी ऑब्जेक्ट करता है कि वो जिस तरीके से उसकी ड्यूचेस मैन को थैंक करती थी, हालांकि वो राइट वर्ड नहीं ला पा रहा है बट वो बोलता है कि वो मैनर भी उसको पसंद नहीं है. स्पेसिफिकली ही कंप्लेन्स दैट शी वैल्यूज हिज पेडिग्री एंड सोशल पोजिशन ऑफ 900-year-old नेम एज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू
everyone else give to her. Especially वो कंप्लेन करता है कि उसकी वाइफ जो है उसका जो 900 years old नेम है और सोशल पोजीशन है उसको सबके गिफ्ट के बराबर मानती थी. द ड्यूक रिटोरिकली आस्क वेदर एनीवन वुड एक्चुअली लोअर देमसेल्व्स इनफ टू आर्ग्यू विद समवन अबाउट देयर बिहेवियर. और उसके बाद वो रिटोरिकली पूछते हैं कि क्या कोई अपने आप को इतना झुका सकता है कि ऐसे बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए नीचे झुके. और फिर खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने ये किया नहीं. द ड्यूक इमेजिन्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच ही वुड कन्फ्रंट द फॉर्मल ड्यूचेस. और वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करता है जिसमें वो कंडेसेंट करते हैं अपनी फॉर्मर ड्यूचेस को कन्फ्रंट करने के लिए. एंड ही सेज दैट इवन इफ ही वर गुड विद द वर्ड्स एंड वी एबल टू क्लियरली से, और अगर उनको वर्ड बोलने की क्षमता होती, बोलने की स्किल होती, और अगर वो समझा भी पाते अपनी ड्यूचेस को, तो शायद वो समझती नहीं. उसकी ड्यूचेस जो है इस बात को नहीं समझती और काउंटर एक्ट कर देती. और अगर वो क्लियरली बोलते भी कि दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर्स डिस्गस्ट मी, और हियर you did too little or too much, and if the former duchess had let herself be degraded by changing instead of being stubborn and making excuses, that even then the act of confronting her would be beneath him. ये बोलते हैं फिर भी अगर वो करने भी देती, stubborn नहीं भी होती, तो भी उसको confront करना उससे beneath है. So he refuses ever to lower himself like that. The duke then returns to his earlier refrain about his former wife's indiscriminate happiness and complains to his guests that while the duchess did smile at him whenever they passed, she gave everyone else the same smile as well. अब ये वापस से अपने पुराने बात पे आते हैं, रिफ्रेन पे आते हैं और बोलते हैं कि फॉर्मर वाइफ जो है वो इतनी इनडिस्क्रिमिनेट थी हैप्पीनेस और कंप्लेंट्स में कि वो सबको देख करके इक्वली स्माइल करती थी. द ड्यूक एक्सप्लेन्स दैट सी बिगन स्माइलिंग एट अदर्स इवन मोर, और वो और देख कर सबको स्माइल करने लगी. सो ही गेव ऑर्डर्स एंड ऑल हर स्माइल स्टॉप्ड फॉर एवर. तो उन्होंने ऑर्डर दिया और सारी स्माइल उसकी एक बार में बंद हो गई. प्रिज्यूमली बिकॉज ही हैड किल्ड हर, प्रिज्यूमली क्योंकि उसने शायद उसको मरवा दिया. नाउ शी ओनली लिव्स ऑन इन द पेंटिंग, अब वो सिर्फ पेंटिंग में जिंदा है, अलाइव है. द ड्यूक देन आस्क्ड द गेस्ट टू स्टैंड अप, और उसके बाद ड्यूक जो है वो गेस्ट को बोलते हैं कि अब चलिए खड़े हो जाते हैं. Stand up and to go with him to meet the rest of the guests downstairs. He also says that Count revealed here as the guest master and the father of the Duke's prospective bride to be, कि ये जो काउंट है वो ड्यूक के prospective bride to be के फादर हैं. is known for his generosity in the matter of money. वो munificence है, generous है matter of money में, that no request of Duke could for the dowry should be turned down, कि वो कुछ भी डाउरी मांगेंगे तो उनको मिल जाएगी. The Duke also adds quickly that he has always insisted since the beginning of their conversation, उनके कॉन्वर्सेशन के बिगनिंग में ही उन्होंने बोला है कि काउंट की जो ब्यूटीफुल डॉटर है नॉट द डाउरी उनकी प्राइम ऑब्जेक्ट है. The Duke ends his speech by demanding that he and the Count's emissary go downstairs together, और on the way वो डायरेक्ट करते हैं emissary का अटेंशन इन द स्टैचू ऑफ गॉड नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि एक रेयर वर्क है जो कि क्लाउस ऑफ इंसब्रुक ने कास्ट किया है इन द ब्रॉन्ज स्पेसिफिकली फ्रॉम हिम. सो दिस इज अ पोएम My Last Duchess. Thank you.